गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा? कल जो है हमने क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस जो है स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत जो है हमने जो है कार्यपालिका और उसमें हमने शासन के तीन प्रमुख भाग, एक अध्यक्षात्मक शासन, संसदात्मक शासन और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन, इसके बारे में जाना। आज हम लोग जो है उसी का जो है फुल डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें पहला है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का विभाजन जो है नहीं होता है। ठीक है। जैसे केंद्र से लेकर छोटी इकाइयों में जो शक्तियों का विभाजन किया जाता है, वैसा विभाजन उसमें नहीं किया जाता है, बल्कि जो सारी शक्तियां हैं वो केवल एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं। इसमें शासन अध्यक्ष और वास्तविक शासक के बीच अंतर नहीं होता है। इसमें शासन अध्यक्ष ही जो है प्रमुख सर्वे सर्वा व्यक्ति होता है और जिसके पास सर्वाधिक शक्ति प्राप्त होती है। व्यवस्थापिका अर्थात जो मंत्रिमंडल है, कार्यपालिका जो शासन अध्यक्ष है, वह कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वह अपने समस्त कार्यों के लिए या अपनी समस्त नीतियों के लिए किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वह अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करता है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली के विपरीत अध्यक्षात्मक शासन होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इस अर्थात इसमें जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं होता है। इसमें कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं केवल एक ही व्यक्ति शासन अध्यक्ष में जो है निहित होती है, राष्ट्रपति। व्यवस्थापिका से अलग होने के कारण कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होता। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है, वरन मंत्रीगण कार्यपालिका प्रधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो मंत्रीगण हैं वह कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इन मंत्रियों की नियुक्ति उस राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है ये समस्त मंत्री जो है क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। जबकि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें ये राष्ट्रपति जो है अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी, या जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है वास्तविक रूप से शक्ति उसके पास होती है, तो वो जो है मंत्री परिषद या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। शासन अध्यक्ष नाम मात्र न होकर वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के लिए व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर नहीं होता, वरन अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। अर्थात ना तो वो व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर करता, जैसे हमारे यहाँ व्यवस्थापिका के विश्वास पर यदि कार्यपालिका खरा ना उतरे तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा सकती है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति है वह व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर नहीं करता है। उसका कार्यकाल उससे उसको कोई मतलब नहीं है, साथ ही साथ उसके प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है, वहाँ राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति ही वहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका है, तो जो उनका कार्यकाल है वह 4 वर्ष का होता है। और इस 4 वर्ष के दौरान जो है एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो है उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। और चूंकि ये मंत्री परिषद को जो है खुद चुनता है तो उनको भी नहीं हटा सकते हैं। दूसरा एक चीज होता है कि राष्ट्रपति जो है जो मंत्री परिषद है उसे भंग भी नहीं कर सकता है और चुनाव नहीं करा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा जिन देशों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई गई है उनमें ब्राजील, दक्षिण कोरिया, लैटिन अमेरिका, श्रीलंका आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अध्यक्षात्मक सरकार की परिभाषा गैटिल के अनुसार अध्यक्षात्मक सरकार एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष अपने कार्यकाल और अपने कार्यों की दृष्टि से विधानमंडल के नियंत्रण से मुक्त होता है। अर्थात इसका जो शासन अध्यक्ष होता है वह अपने समस्त कार्यों के लिए जो है किसी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होता है और ना ही किसी के प्रति उत्तरदायी होता है, बल्कि उन सभी चीजों से ये मुक्त होता है। विशेषताएं देखिए, पहला कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण, की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं होता है। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका दोनों अलग अलग नहीं, क्योंकि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका दोनों ही राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
न्यायपालिका की सर्वोपरिता है, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद, ठीक है, कि जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति का होता है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चित अवधि की भाई ये एक बार चुन गए हैं तो 4 साल तक जो है इनको नहीं हटा सकते। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकरूपता आवश्यक नहीं, कि अब इसमें जो है थोड़ा सा अवरोध भी होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। अध्यक्षात्मक सरकार के गुण, तो कार्यपालिका या सरकार जो है स्थायी एवं सुदृढ़ मजबूत होती है क्योंकि सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है। प्रशासन में कुशलता, युद्ध व राष्ट्रीय विपत्ति के लिए उपयुक्त, दूषित दलबंदी राजनीति से मुक्त, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित, राष्ट्रीय एकता, बहुदलीय प्रणाली वाली देशों के लिए उपयुक्त, योग्य अनुभवी व विशेषज्ञों की सेवाएं, कार्य में शीघ्रता, विशाल राष्ट्रों के लिए उपयुक्त, तानाशाही का भय नहीं। ठीक है, ये विशेषताएं बता रहे हैं। अब गुण दोष देखेंगे इसके क्या क्या दोष हैं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच तालमेल का अभाव, ठीक है, राष्ट्रपति निरंकुश बन सकता है, क्यों? क्योंकि सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर अंकुश या रोक लगाने वाला कोई नहीं है। साथ ही अपनी नीतियों और कार्यों के लिए वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अतः राष्ट्रपति के निरंकुश बनने का भय बना रह सकता है। अनुत्तरदायी शासन, किसी को जवाब देना नहीं है। एक व्यक्ति पर उत्तरदायित्व, जनता में राजनीतिक शिक्षा का अभाव। ठीक है, दूसरा है संसदीय या संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, ये हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि सबको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसे बहुत शॉर्ट में बताया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें किसी देश की जो समस्त शक्तियां हैं वो केवल एक ही व्यक्ति में निहित होती है। वह अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वह वास्तविक प्रधान होता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है और 4 वर्ष के पूर्व जो है इन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल है वह राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।